I never stop learning, learn from books, learn from others, learn by serving others. Today is 15th of December 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। छत्तीसगढ़ में है सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चांगला पास इज इन लद्दाख, दिलवारा टेम्पल इज इन राजस्थान। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 था परसीवरेंस। एक्वारिन एक्सरसाइज होती है इंडिया और मालदीव्स के बीच में। आज के सवाल हैं वांडूर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? In which state is the Kumarkom Bird Sanctuary located? What is the theme of the International Union Health Coverage Day 2021? Who was appointed as the first Minister of Health of the independent India? Which Mughal ruler gave the title Raja to Ram Mohan Roy ji? ये जो राजा था ये एक टाइटल था, तो which Mughal ruler gave this title Raja? So ये आज के सवाल हैं। आज की वोकैबुलरी है डिमार्केशन। डिमार्केशन का मतलब होता है जैसे ये डिमार्केशन हो गया, सरहद बंदी, एक्शन ऑफ फिक्सिंग द बाउंड्री और लिमिट्स ऑफ समथिंग, ऐसे बाउंड्री सेट करना, डिमार्केशन एक्सरसाइज। गार्नर का मतलब होता है इकट्ठा करना, गैदर और कलेक्ट समथिंग स्पेशली इंफॉर्मेशन या अप्रूवल, गार्नर फैक्ट्स। फैथम मतलब होता है आप उसकी था ले रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो सम सब्जेक्ट को। A difficult problem or enigmatic person after much thought, अंडरस्टैंड कर रहे हो, कॉम्प्रीहेंड कर रहे हो। ब्रेगार्ड का मतलब होता है शेखीबाज मनुष्य, अ पर्सन हु बोस्ट्स अबाउट अचीवमेंट और पोजेशन। स्टर्डी का मतलब होता है दैट इज वेरी स्ट्रांगली एंड सॉलिडली बिल्ट, मस्कुलर, एथलेटिक। सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ये आज का न्यूज़पेपर है द हिंदू, नोट्स में बाय इवनिंग आपसे शेयर करूंगा। ओके, सो ये है दिल्ली एडिशन 15th ऑफ दिसंबर 2021। फर्स्ट जो न्यूज़ है, हेडलाइन है, वो है होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन स्पाइक्स टू अ रिकॉर्ड एज फूड फ्यूल सर्ज। होलसेल का मतलब होता है थोक, प्राइस इन्फ्लेशन मतलब कीमतों में बढ़ोतरी, स्पाइक मतलब सडन राइज हुआ है रिकॉर्ड लेवल पे। क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ फूड एंड फ्यूल का इनपुट कॉस्ट सर्ज हुआ। सो सी, ये ऐसे ग्राफ चल रहा है। अब सी ग्राफ में सडन स्पाइक हुआ, 14.23% आ रहा है होलसेल प्राइस का इंडेक्स विच इज वेरी वेरी हाई। एनुअल होलसेल प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन एक्सेलरेट हुआ 14.23% इन नवंबर। यू रिमेंबर लास्ट मंथ भी हमने इस पे बात किया था और हमने देखा था 12.5% जो अक्टूबर में आया, दिस इज ऑलरेडी वेरी हाई। इस बार ये 14.2% है नवंबर का। तो इंडिया का होलसेल इन्फ्लेशन एक्सेलरेट नई हाइट्स पे हुआ है बिकॉज प्राइमरी फूड इन्फ्लेशन भी 13 मंथ हाई पर है। जो खाने का आइटम होता है, खाने के प्रोडक्ट्स होते हैं, फूड आइटम्स, वो बड़े महंगे हो गए। और अपटिक है मिनरल, फ्यूल एंड पावर में भी। तो ओवरऑल इसके कारण क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन इज ऑन राइज। ऑयल और गैस का प्राइसेस भी बढ़ गया। तो इन सब से क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, इनपुट कॉस्ट महंगी हो जाती है। तो ओवरऑल होलसेल लेवल पे भी इन्फ्लेशन आ रहा है। अब होलसेल लेवल पे इन्फ्लेशन आ रहा है मतलब थोक पे इन्फ्लेशन आ रहा है, तो खुदरा जो होता है रिटेल, वहां पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इकोनॉमिस्ट इसीलिए वरिड है। डबल डिजिट में इन्फ्लेशन होना कभी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं होती। प्रोड्यूसर्स पहले ये सोच रहे थे कि अभी जैसे फ्यूल जो होता है, फ्यूल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी का कट किया, स्टेट गवर्नमेंट ने वैट का कट किया। तो हम ये सोच रहे थे कि इससे प्राइस थोड़ा कूल डाउन होगा, बट नहीं हुआ। प्रोड्यूसर्स आर ग्रैपलिंग विद हाई कमोडिटी एंड फ्रेट कॉस्ट वर लार्जली बेलाइड। फ्रेट कॉस्ट क्या होता है? माल ढुलाई, जैसे ट्रक से सामान यहाँ से यहाँ लाना है, दैट इज फ्रेट कॉस्ट। तो डीजल महंगा हो गया तो इसलिए फ्रेट की कॉस्ट भी महंगी हो गई। तो इसीलिए ओवरऑल इन्फ्लेशन हायर रिकॉर्ड्स टच कर रहा है, न्यू रिकॉर्ड्स टच कर रहा है। अब एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने कहा इंडिया का जो फाइनेंशियल 22 ग्रोथ है वो 9.7% पे रहेगा। ये नंबर भी थोड़े कम हो गए, पहले 10% था। एनीवे, नंबर्स में बहुत ज़्यादा हमें नहीं जाना है, नंबर्स वेरी होते रहते हैं। बट द प्रॉब्लम इज इसका रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है कि चिप शॉर्टेज भी बना हुआ है,
सेमीकंडक्टर की प्राइसेस भी महंगी होती जा रही है। तो ओवरऑल इससे भी यही है कि जो इनपुट कॉस्ट है वो महंगा हो रहा है, और इनपुट कॉस्ट है, लॉजिस्टिक्स का अभी भी चैलेंज है, इंटरनेशनल जो एनवायरनमेंट है ताइवान स्ट्रेट में चाइना वर्सेस ताइवान वो डिफिकल्ट है। प्लस अगर हम देखें तो ओमिक्रॉन का वेरिएंट भी एक अनसर्टेनिटी लाता है, तो इसीलिए ये जो प्रोडक्शंस हैं ये फिर चेंज हो गए। इसमें कोई नई बात नहीं है, कल हफ्ते नेक्स्ट वीक हो सकता है ये नंबर्स फिर चेंज हो जाए। सो दिस इज देयर। देन ये बात है, सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्स वाइडनिंग ऑफ 3 चार धाम हाईवे। चार धाम हाईवे, अब लुक एट दिस मैप, लुक एट दिस फोटो। ये है माउंटेन की रोड। माउंटेन में रोड बनाते हैं तो पहाड़ों को काट के रोड बनाना पड़ता है। तो ये जो पहाड़ हैं जैसे हिमालयाज हैं, दे आर फ्रेजाइल, फ्रेजाइल इकोसिस्टम। ये स्टिल अपलिफ्ट हो रहा है यहाँ पे। जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज देखते हैं अपन, तो यहाँ पे अभी भी क्लैश हो रहा है इंडो यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट से, ऐसे टकराव हो रहा है और इससे ये माउंटेन ऐसे ऊपर बन रहे हैं। तो द पॉइंट इज दे आर नॉट वेल सेटल्ड, और इसमें अगर हम रोड बना रहे हैं, डायनामाइट के थ्रू रोड को चौड़ा कर रहे हैं, तो जो इससे लॉन्जिटिविटी है या फिर जो बाइंडिंग कैपेसिटी है इन रॉक्स का वो वीकन होता है। तो देर इज अ गुड चांस कि अगर हम अनब्रिडल्ड, अनथॉटफुल, नॉट थॉटफुल अगर डेवलपमेंट यहाँ करेंगे तो यहाँ लैंडस्लाइड्स बहुत होते हैं, लैंडस्लाइड्स, और फिर एक इकोलॉजिकल डिजास्टर बनता है। तो दैट इज़ वाई पहाड़ों की रोड आप देखना ज़्यादा चौड़ी नहीं होती है, वो पतली बनाई जाती है, बिकॉज वहाँ पे स्कोप नहीं है उसको ज़्यादा ब्रॉडन करने का। बट पहाड़ों के थ्रू ही हमें बॉर्डर एरिया में जाना है, बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। चाइना का थ्रेट हुआ तो क्विक फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट करना है। तो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, जब यहाँ पे हाईवेज ब्रॉडन होंगे, अदरवाइज हमारे टैंक्स और हैवी व्हीकल्स तो जा ही नहीं पाएंगे। तो ये मुद्दा आ जाता है एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी वर्सेस सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द कंट्री। तो इसीलिए इसको ध्यान में रखकर कुछ स्पेशल प्रोविजंस के साथ ये जो चार धाम हाईवे है इसको ब्रॉडन करने की बात की है। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूवल दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूवल दिया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की कंसिडरेशन पे कि हमें क्विक ट्रूप बिल्डअप चाहिए अलोंग द इंडिया चाइना बॉर्डर, और तरीका एक ही है कि ये जो हाईवेज हैं, ऋषिकेश टू बाना, ऋषिकेश टू गंगोत्री और दिस टनकपुर टू पिथौरागढ़, तो ये ना फीडर रोड है। फीडर रोड मतलब बॉर्डर पे ये फीड कर रही है, ऐसे सिक्योरिटी यहाँ पे जाएगी। नॉर्दर्न बॉर्डर विद चाइना पे सिक्योरिटी पर्सनल हमारे इस रोड के थ्रू वहाँ जाएंगे। तो ये रोड को डेवलप करना ईजी है, ज़रूरी है, और इसीलिए डबल लेन अभिनय किया जा रहा है विद पेव्ड शोल्डर सिस्टम। सो दिस इज देयर। रोड्स जो होती है हिली और माउंटेनियस टेरेन में, ये फीडर रोड होगी इंडो चाइना बॉर्डर में। तो दैट इज़ वाई जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं उसको ओवरराइड करके इस रोड को जैसे 7 मीटर 1.5 मीटर पेव्ड शोल्डर का बनाने की बात है। कैरेज वे यहाँ पर बढ़ेगा। बट अगेन अब इसका सॉल्यूशन क्या हो, तो वे फॉरवर्ड तो यही होना चाहिए कि एनवायरनमेंट को भी हम आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करें, एनवायरनमेंट कंसर्न्स आर इम्पॉर्टेंट, प्लस कुछ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस बनाएं कि माउंटेन एरियाज में हम कैसे रोड्स को सस्टेनेबल वे में हम बनाएं, बिकॉज सिक्योरिटी भी ज़रूरी है और एनवायरनमेंट भी ज़रूरी है। सो वी नीड टू फाइंड अ सॉल्यूशन। देन दिस इज दिस श्रीनगर टर्न्स, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। श्रीनगर पीसफुल होना बहुत ज़रूरी है। देन दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। देन ये जो नेक्स्ट है पेज नंबर 2 में, वो है डिस्क्लोज करे ऑल इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन फूड आइटम्स। मैन्युफैक्चरर्स को बोला गया। सी, हम जो खाते हैं यूजुअली हम क्या देखते हैं, वहाँ पे ग्रीन सिंबल है मतलब वो वेजिटेरियन है, रेड है मतलब वो नॉन वेजिटेरियन है। बट उसके जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो भी पूरे मेंशन करना ज़रूरी है। जैसे क्या होता है, सम पीपल अगर नॉन वेज है तो उसमें जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं, नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट्स भी वेजिटेरियन फूड में कई बार देखने को मिलते हैं। फूड जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें नॉन वेज कंटेंट भी होता है। तो इससे क्या होता है, कई बार लोगों के रिलीजियस और कल्चरल सेंटिमेंट्स भी हर्ट होते हैं। अगर कोई स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है बट वेजिटेरियन के ग्रीन में अगर नॉन वेज इंग्रेडिएंट कुछ अगर मिला तो इट हर्ट्स देयर सेंटिमेंट। सो दैट इज़ वाई ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी कि आप सब बता दो कि इसमें क्या क्या कंटेंट है, और वो प्रोडक्ट के दिस जो पैकेजिंग होती है उसमें डिस्क्लोज्ड होना चाहिए। डिस्क्लोज करो कि जो इसमें प्रोडक्ट है वो प्लांट या एनिमल सोर्स है, मैन्युफैक्चर लेबोरेटरी में किया है, कैसे किया है, उसका तरीका बताना ज़रूरी होता है।
देन क्लॉज एडवांटेज भी यहाँ पे बताया। अब इसका नाम याद रखना है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन काम क्या होता है, जो हम एडिबल्स होते हैं उसकी सेफ्टी का ध्यान रखें और एक स्टैंडर्डाइजेशन हो कि क्या तरीका होगा, प्रिजर्वेटिव कौन से यूज होंगे, लाइक दैट। तो डिक्लेरेशन बहुत ज़रूरी होता है फूड आइटम में। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे एक इंग्रेडिएंट होता है उसको E631 बोलते हैं। इसमें होता है डाई सोडियम इंसोनिएट, इनोसिनेट, डाई सोडियम इनोसिनेट। तो ये E631 है, इसका नाम है डाई सोडियम इनोसिनेट सी। ये क्या होता है, ये एक फूड एडिटिव होता है। ये फूड एडिटिव होता है, ये इंस्टेंट नूडल्स में भी होता है, पोटैटो चिप्स में भी होता है, और बहुत सारे जो स्नैक्स हैं वो हम खाते हैं जिसमें ये होता है। बट द पॉइंट इज ये कमर्शियली प्रिपेयर होता है बाय मीट और फिश। लिटिल सर्च गूगल में करें तो ये आता है कि ये जो इंग्रेडिएंट है ये सोर्स होता है फ्रॉम पिग फैट। तो अब जो वेजिटेरियन है और उसको यहाँ पे पिग फैट, मीट और फिश मिल रहा है, तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये हर्ट कर सकते हैं उसके सेंटिमेंट्स। दैट इज वाई ट्रांसपेरेंसी इज रिक्वायर्ड। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने बोला जो भी क्लेम्स आते हैं फूड बिजनेस ऑपरेशन में, ट्रांसपेरेंसी इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड। अदरवाइज क्या होता है, ये डिसीट होता है, धोखा होता है बाय फूड बिजनेस ऑपरेटर्स ऑफ द पब्लिक एट लार्ज, particularly those who wish to profess strict vegetarianism. So the idea is transparency is required। जो भी ingredient है वो clearly वहाँ पे mention होने चाहिए। तो नाम याद यहाँ पे रखना है FSSAI and this ingredient। देन डेलिब्रेटिंग ऑन बूस्टर डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन। अब हमें इसमें रूमर्स मॉन्गरिंग वगैरह में नहीं जाना चाहिए, लेट अस वेट। ये दोनों ऑफिशियल बॉडीज़ हैं हमारी, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन और नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19। ये साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करते हैं, स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस देखते हैं, उसके दिस मास स्केल में जो डेटा आ रहा है उसको कलेक्ट करते हैं और फिर ये अकॉर्डिंगली डिसीजन एडवाइसेस देते हैं। तो हमें ये दो बॉडी की डिसीजंस ही देखना है। ये एक्सपर्ट बॉडीज़ है, NTAGI और NEGVAC। ये टेक्निकल एस्पेक्ट देखेगा कि जो कोविड वैक्सीनेशन है उसका इंटरनल दिस इंटरवल कितना रखें, दोनों में कंडीशंस क्या होनी चाहिए, और ज़रूरत पड़ेगी तो बूस्टर डोज भी होगा। सो लेट्स वेट एंड वॉच। गुरुग्राम स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स वांट रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स। अब पेरेंट्स को भी लग रहा है बच्चे दिन भर घर पे रहते हैं तो इट इज सच अ हेडेक, सो गुरुग्राम स्टूडेंट्स पेरेंट्स वांट रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स। देन दिस इज द नेक्स्ट वन, द कॉस्टली वेटिंग टाइम। अब ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने पढ़ा था कुछ गुड समैरिटन, हमने एक वर्ड पढ़ा था गोल्डन आवर। जब भी ऐसे कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं, इमरजेंसी होती है, तो जो क्विक इंस्टेंटली अगर वहाँ पे हेल्प मिल जाए, इंस्टेंटली मेडिकल एड मिल जाए, तो जो विक्टिम है उसकी जान बचाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो द पॉइंट इज इस वेटिंग टाइम को कम करना है कि अगर सपोज कुछ भी अगर इलीगल चीज़ हुआ या फिर क्राइम हुआ या फिर एक्सीडेंट हुआ, तो पुलिस की जैसे ये PCR वैन होती है, ये क्विकली उस एरिया में, उस जोन पे रीच हो और सपोर्ट प्रोवाइड कर पाए। दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। हमें जैसे दिल्ली पुलिस का है, इम्प्रूव करे रेस्पॉन्स टाइम फॉर इमरजेंसी इंसिडेंट्स। तो इस बात पे वर्क करना ज़रूरी है। देन दिस इज गवर्नमेंट पुट्स ओवर एज बसेस टू टेस्ट। ओवर एज बसेस होती है तो पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। पेन फ्रॉम प्राइसेस। अब यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, फर्स्ट जो हमने फ्रंट पेज में देखा था लीड आर्टिकल है, दिस लीड एडिटोरियल है, पेन फ्रॉम प्राइसेस। इन्फ्लेशन जो होता है इट्स अ कॉस्ट, इट्स अ टैक्स, और इन्फ्लेशन इनडायरेक्ट टैक्स माना जाता है क्योंकि इन्फ्लेशन सब पे बराबर लगता है। और इससे क्या होता है कि जो लोअर सेक्शन, लोअर इकोनॉमिक ग्रुप के होते हैं उन पे ज़्यादा बर्न, दे फील द बर्न बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन। उनकी सेविंग्स डिटेरियोरेट होती है, सैलरी डिटेरियोरेट होती है, तो इन्फ्लेशन इज बैड। मोर फ्यूल टैक्स कट्स आर नीडेड टू प्रिवेंट इन्फ्लेशन फ्रॉम हर्टिंग द रिकवरी। अब ये जो टाइम है वो रिकवरी का भी है, ग्रोथ एंड रिकवरी। इकोनॉमी ऑलरेडी डोल्ड्रम में थी, सो अब क्या किया जाए, गवर्नमेंट को फिर से वैट और एक्साइज ड्यूटी कट करना पड़ेगा पेट्रोल एंड डीजल पे। दिस इज पॉसिबल सॉल्यूशन। पोटेंशियली अंडरमाइन कर देगा, अदरवाइज इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो फ्रेजाइल इकोनॉमिक रिकवरी, क्योंकि कॉस्ट बढ़ेगी,
कंज्यूमर परचेजिंग पावर भी कम होगा। आपके पास पहले भी 1000 रुपये मिलते थे, अभी भी 1000 रुपये मिल रहे हैं, बट आप 1000 रुपये में कम सामान खरीद पाओगे क्योंकि इन्फ्लेशन आ गई है। तो दिस विल हर्ट अवर सेंटिमेंट्स, हर्ट अवर रिकवरी। सीपीआई देखें ईयर ऑन ईयर का, तो ये नंबर भी 4.91 पे है, विच इज़ ऑन द हायर साइड। और होलसेल का देखा, वो भी रिकॉर्ड्स टच कर रहा है। सो द पॉइंट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग बहुत ज़रूरी है। इस पर हमने सवाल भी तैयार किया है इन्फ्लेशन टारगेटिंग का, वो बहुत हाई यील्डिंग क्वेश्चन है। गवर्नमेंट बोलती है मार्जिनल रिडक्शन किया एक्साइज ड्यूटी में, पेट्रोल डीजल भी कम किया, बट उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमें नहीं मिला। अगर डीजल सस्ता होता है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होता है, जो ट्रक्स वगैरह चलते हैं सस्ते होते हैं, लॉजिस्टिक्स सस्ता होता है। तो इससे क्या होता है, जो इनपुट कॉस्ट है, फ्रेट का कॉस्ट है, वो कम हो जाता है। अभी कुछ टाइम पहले हमने क्लोथिंग एंड फुटवेयर भी देखा, ये जीएसटी की हायर स्लैब्स में जा रहे हैं, इन पे टैक्स ज़्यादा लगेगा तो महंगाई और बढ़ेगी। हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, रिक्रिएशन जो हैं ये भी महंगे हो रहे हैं। देन फूड एंड फ्यूल तो महंगा हो ही रहा है। कोर इन्फ्लेशन जो है उसके भी कंपोनेंट्स महंगे होते हुए दिखे हैं। सो द पॉइंट इज ये स्टिक कर रहे हैं 6% पे और हमारा था 4 ± 2%। तो दिस हायर नंबर ऑफ इन्फ्लेशन जो नंबर्स हैं नॉट राइट। WPI का भी हमने देखा रिकॉर्ड 14.2% है। हाई और क्लाइंबिंग होलसेल प्राइस अगर बेसिक मेटल्स की, केमिकल्स की, प्रोडक्ट्स की, टेक्सटाइल की, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की अगर ये ज़्यादा बनी रहती है तो ये क्या होगा, ट्रिकल डाउन होगा। तो नीचे की जो कॉस्ट है, रिटेल इन्फ्लेशन है, वो भी बढ़ेगी। तो इससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा कंज्यूमर पे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बढ़ेगा। सो टैरिफ भी, जैसे अभी जियो वगैरह ने टेलीकॉम का टैरिफ भी बढ़ा दिया, तो एक और दिस ट्रिगर हो गया। इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर शॉर्टेज हुआ है, लॉजिस्टिक्स में अभी भी बॉटल नेक है, तो सप्लाई साइड डिफिकल्टी आ रही है। तो ये सब जो कल्मिनेशन हो रहा है वो ये हो रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल टेम नहीं हो पा रही है। एक और प्रॉब्लम क्या हो रही है, रुपी भी वीकन होता जा रहा है, अभी 75 क्रॉस कर गया अगेंस्ट द यूएस डॉलर। तो इससे क्या होता है, हमारा जो इम्पोर्ट है वो महंगा हो जाता है, हमारी भी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। पॉलिसी मेकर्स आर फेसिंग द चैलेंजेस imported inflation इंक्लूडिंग द लैंडेड कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल शिपमेंट। जैसे हम ऑयल बुलाते हैं, ऑयल का पेमेंट कैसे करेंगे, हम डॉलर्स वगैरह में ही करेंगे। बाहर से कोई ऑयल आ रहा है, 80-85% हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो पैसा हमें ज़्यादा देना पड़ेगा बिकॉज रुपी कमज़ोर हो गया है इन कंपैरिजन टू यूएस डॉलर। सो दिस इज गोइंग टू हर्ट अवर दिस फिस्कल डेफिसिट पे भी ये इम्पैक्ट पड़ेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट तो इम्पैक्ट होगा ही, और ओवरऑल ये जो इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी है ये ट्रिकल डाउन होगी पूरे इकोनॉमी में। सो द पॉइंट इज अभी गवर्नमेंट को रिकवरी भी ध्यान देना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ये एसिड टेस्ट है कि किस तरीके से मैनूवर करे इकोनॉमी को इन डिफिकल्ट वाटर्स। ट्रबलिंग क्वेश्चन, अब यहाँ बात है कि हम स्टीरियोटाइप्स क्यों करते हैं। स्कूल अथॉरिटीज आर दिस रॉन्ग डूइंग्स जो होता है ना, वो रॉन्ग डूइंग्स ही होता है, रॉन्ग इज ऑलवेज रॉन्ग। और जो स्टीरियोटाइप्स है इससे भी हमें बचना चाहिए। स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, स्कूल किड्स हैं, आई सी सो मेनी ऑफ यू, लाइक सम ऑफ यू आर वेरी यंग, टीनेजर्स एंड ऑल। देन अर्ली एज में भी हमें अगर जो बिलीफ सिस्टम अगर करेक्ट बैठाया जाता है ना, तो वो चीज़ हमारे घर कर जाती है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि स्कूल में, कॉलेज में, एजुकेशन में हम जो करेक्ट चीज़ है उसको बताएं। हम ये जो स्टीरियोटाइप्स है इससे बचे। ये टीचर्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज टीचर्स आर डीलिंग विद द करेंसी ऑफ फ्यूचर। उनका स्टूडेंट्स का क्या थॉट प्रोसेस रहेगा, अलाइनमेंट क्या रहेगा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है टीचर्स की। तो स्टीरियोटाइप्स वगैरह, रूढ़िवादिता एनकरेज नहीं करना चाहिए। जेंडर इक्विटी, लॉन्ग एंड हार्ड डिस्पाइट द फैक्ट ईच जनरेशन हैज पेव्ड अ बेटर वे फॉर द नेक्स्ट। तो जो वैल्यू सिस्टम है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यू सिस्टम है, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, इस चीज़ को हमें एनकरेज करना चाहिए। जो नए हैं, बच्चे हैं, यंग माइंड्स हैं, उनको भी सेंसिटाइज करो, उनको सिखाओ कि देखो इस तरीके से ऐसे चलती है दुनिया, दीज आर द गुड वैल्यू सिस्टम विच यू शुड इम्बाइब। तो अब सवाल ये आता है, जैसे सीबीएसई का कुछ क्वेश्चन था, सीबीएसई का एक जो सवाल था वो बड़ा जेंडर इनसेंसिटिव सवाल था कि विमेन गेनिंग इंडिपेंडेंस इज द मेन रीजन फॉर दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग आउटराइटली, दिस इज रॉन्ग। और ये बताता है इनसेंसिटिविटी। तो व्हाट वी आर डूइंग इज लाइक, जो स्कूल के किड्स हैं, छोटे बच्चे हैं,
इनमें ही हम इस टाइप की चीज़ें बता रहे हैं विच इज़ वेरी रॉन्ग। बिकॉज ये जो यंग इम्प्रेशनेबल टीनेजर्स हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, ये ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक. सो द पॉइंट इज सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस शुडंट बी देयर एट द वेरी फर्स्ट प्लेस. तो अब फिर राइटर ने बोला लाइट हार्टेड अप्रोच, नो दिस इज नॉट जस्टिफाइबल. फ्रॉम द सोशल साइंस टू अदर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, फेडरलिज्म, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, हमें ये चीज़ आगे बढ़ानी चाहिए. हमें इक्वालिटी बढ़ानी चाहिए. हम बचपन से क्यों बता देते हैं कि गर्ल चाइल्ड है तो वो ये सब चीज़ें नहीं कर पाएगा, बॉय चाइल्ड है तो ही इज सपोज टू एक्ट इन दिस पर्टिकुलर मैनर. नो, वी नीड टू प्रोवाइड देम गुड वैल्यू सिस्टम, गुड वैल्यू सिस्टम. हेल्दी इकोसिस्टम ग्रोइंग एज में प्रोवाइड करना इज वेरी मच रिक्वायर्ड. इनइक्वालिटीज ऑफ क्लास, कास्ट, जेंडर, ये सब चीज़ें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही रिकॉग्नाइज नहीं करता है. इन सब चीज़ों को दूर करने की कोशिश करता है. सेम चीज़ हम डीपीएसपी में पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स में पढ़ते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में पढ़ते हैं. तो ये जो वैल्यू सिस्टम है ये लेटर एंड स्पिरिट में भी हमें फॉलो करना चाहिए. सो दिस इज देयर. एजुकेशन जो है ना, it is very very responsible task, or teachers, authorities, everybody, they have got this mandate, they have got this responsibility कि जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन, उसको करेक्ट वे में गाइड करें और एक प्रॉपर होलजम तरीके में उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंश्योर कराएं. दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड. गोइंग बैक टू द फाउंडेशन ऑफ द रिपब्लिक, ये शशि थरूर साहब का आर्टिकल है. इसमें बहुत सारा पॉलिटिकल भी एंगल है. हमारे काम की बात यह है कि अगेन बाबा साहेब ने जो बोला था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो हमेशा प्लूरलिज्म को एनकरेज किया है और प्लूरलिज्म होना भी चाहिए. बिकॉज अगर आप इंडिया देखो ना, इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री, बहुत डाइवर्स कंट्री है. इतने सारे डाइवर्स लोगों को अगर एक साथ लाना है, वन इंडिया में लाना है, देन यू हैव टू बी लाइक लिबरल वैल्यूज रखनी पड़ेगी. यू हैव टू हैव दिस प्लूरलिज्म होना पड़ेगा. जो कल्चरल सेंसिटिविटीज़ हैं डिफरेंट रीजन्स की, उसको भी आपको आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा. दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड. सो दैट इज़ वाई जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा वैल्यूज़ हैं, जो हमने प्रीएम्बल में पढ़ा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी आपने देखा, दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड. और ये हमारे स्कोप ऑफ डिस्कशन में है, सिलेबस में लिखा है. ओके, देन ये बात है एनएमपी. एनएमपी इज हार्डली द पेनेशिया फॉर ग्रोथ इन इंडिया. यहाँ बात क्या है, मोनेटाइजेशन पाइपलाइन. तो ये कोई पेनेशिया नहीं है. पेनेशिया क्या होता है कि एक ये पेनेशिया हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ये हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, तो ऐसा नहीं है. एनएमपी हेल्प कर सकता है, बट दिस इज नॉट अ पेनेशिया कि वो हमारी जितनी भी प्रॉब्लम है ग्रोथ रिलेटेड उसका सॉल्यूशन दे दे. नो, गवर्नमेंट एनएमपी को एम्फेसाइज कर रही है, आउट ऑफ द बॉक्स पॉलिसी इनिशिएटिव भी बता रही है और गति इनिशिएटिव पे भी एम्फेसाइज कर रही है. बट द पॉइंट इज कि एग्जीक्यूशन कैसे होगा, वो सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क होगा. अब एनएमपी हमने काफ़ी पढ़ा है, दिस लास्ट ईयर भी देखा था, नहीं अर्ली इन द ईयर हमने एनएमपी काफ़ी देखा था, समटाइम्स सम मंथ्स, फ्यू मंथ्स बैक. ये है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन. एनएमपी का मतलब ये होता है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन. मतलब गवर्नमेंट के बहुत सारे जो एसेट्स हैं जो आइडल पड़े हुए हैं, जैसे कहीं ज़मीन है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई रेलवेज का लैंड है, लाइक दैट, तो वो आइडल पड़ा है, तो क्यों ना उसको किराए पे दे दें और वहाँ से पैसे जनरेट कर ले, किराया आ जाएगा. तो हम मोनेटाइज कर रहे हैं एसेट्स को, तो इसको बोला जाता है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन. मोनेटाइजेशन करना है 6 लाख करोड़ का कोर एसेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो जैसे कि रोड्स है, रेलवेज है, पावर, ऑयल, गैस पाइपलाइन है, टेलीकॉम, सिविल, शिपिंग, पोर्ट, वाटरवेज है, माइनिंग, फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, कोल, हाउसिंग, अर्बन अफेयर्स हैं, स्टेडियम्स हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं. ये सब क्या है, सरकार की प्रॉपर्टी है, सरकार के एसेट्स है. इस एसेट को किराए पे दो, किराए से पैसा आएगा, तो ये एसेट्स क्या हो जाएंगे, मोनेटाइज हो जाएंगे. सो दिस इज नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन. अब ये दिखता तो बड़ा अच्छा है कि इससे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाएगी. प्रॉब्लम आएगी एग्जीक्यूशन में कि कौन से एसेट्स हम कैसे डिसाइड करें कि इसको मोनेटाइज करना है, इसको नहीं करना है. प्लस जो एसेट मोनेटाइज करेंगे तो किराया कितना होगा. एसेट मोनेटाइज करेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि जो किराएदार है, जिसने किराए से एसेट लिया, वो एसेट का डिस्ट्रक्शन कर दे. जैसे 10 साल, 20-30 साल की लीज देना पड़ेगा, लॉन्ग लीज होती है यहाँ पे. तो ऐसा तो नहीं हो कि एसेट डिटीरियोरेट हो जाए और फिर गवर्नमेंट इन टोटलिटी लॉस में चली जाए. ये बड़े फाइन लाइंस हैं, इकोनॉमिक्स के फाइन लाइंस हैं, जो इंश्योर कराना ज़रूरी है.
ये पहले भी इसी बात पे सेम पॉलिसी पे क्रिटिसिज्म हुआ था कि एनएमपी इज लुकिंग गुड बट द पॉइंट इज एग्जीक्यूशन कैसे होगा। रियल जो चैलेंज है वो एग्जीक्यूशन में, सो दैट गवर्नमेंट भी प्रॉफिट मेकिंग करे। अनलॉक करने की बात है, वैल्यूज अनलॉक करें। जैसे ये 8 कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर होते हैं। 8 कोर में क्या आता है? कोल आता है, क्रूड ऑयल आता है, नेचुरल गैस आता है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। ये करीब 40% वेटेज रखते हैं आईआईपी में। तो नीति आयोग ने बोला एसेट मोनेटाइजेशन से हम अनलॉक कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा पब्लिक एसेट्स में, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक एसेट्स को से किराए पे लेगा, तो इससे प्राइवेट सेक्टर को भी बेनिफिट होगा, रेडीमेड एसेट मिल गए, और गवर्नमेंट को किराया आना चालू हो जाएगा, मतलब पैसे आएंगे। तो गुड, टू अनलॉक वैल्यू दिस लुक्स गुड। अब एफिशिएंसी एक सबसे बड़ा एक मुद्दा होगा। कौन से एसेट स्ट्रैटेजिक हैं, कौन से नॉन स्ट्रैटेजिक हैं, आइडेंटिफिकेशन, कैटेगराइजेशन करें, किस प्राइस ब्रैकेट में रखें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ग्रीन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में डिस्टिंक्शन करना एक चैलेंज होगा। तो ये पहला ऐसा इनिशिएटिव है। एग्जीक्यूशन में ऑब्वियसली डिफिकल्टीज आएंगी, बट पोटेंशियल है टू बूस्ट द इकोनॉमी, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो जो फर्स्ट पार्ट है दिस इज एनएमपी, इसको अभी हम थोड़े दिन बाद आंसर राइटिंग भी करेंगे, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। देन ये जो रिपोर्ट है वो आई डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसने ऐसे कुछ सेक्टर्स भी बताए, जैसे ये अलग अलग कंपनीज हैं। जैसे गवर्नमेंट की भी कैटेगरीज होती है पीएसयूज की, जैसे ये मिनी रत्न है, नवरत्न है, महारत्न है, कितना कैप है उनका टर्नओवर, इसके हिसाब से ये पता लगाया जाता है किस कैटेगरी में रखेंगे। जो महारत्न कंपनी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप सारी महारत्न कंपनीज के नाम बताओ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महारत्न, ज़्यादा नाम नहीं है, टेल ऑल द नेम्स जो महारत्न कंपनीज हैं, पीएसयूज हैं। अब पीएसयूज में भी क्या होता है, पीएसयूज पहले जितनी प्रॉफिटेबल नहीं होती, तो क्या प्राइवेटाइजेशन से पीएसयू प्रॉफिटेबल हो जाएगी? प्रॉफिटेबल तब होगी जब उसमें जो स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स हैं उसको हम ओवरकम करें। प्राइवेटाइजेशन इज अगेन नॉट अ पेनेशिया। तो ये भी एक रीज़न है। अब क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट 1 साल में होना था उस प्रोजेक्ट के 5 साल लगते हैं, तो कॉस्ट कितना ओवररन हो गया, प्लस उस 5 साल बाद क्या उसकी सेम यूटिलिटी होगी या नहीं होगी। सो ये चीज़ भी हमें फैक्टर इन करना चाहिए। प्रोजेक्ट कंप्लीशन एक्सीड हो गया, एलिवेटेड कॉस्ट हो गया, अनवायबल हो जाएगा अगर आज से 10 साल बाद वो प्रोजेक्ट आ रहा है तो टाइम पे काम करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। स्टिच इन टाइम सेव्स 9। पढ़ाई में भी आपको पढ़ना है फुल थ्रॉटल। जब डिसीजन ले ही लिया है पढ़ना है तो पूरा दम लगा के पढ़ो ना, क्यों इसको खींच रहे हो इतना ज़्यादा, फुल थ्रॉटल पढ़ो। 1 ईयर में सिलेक्शन होता है बट यू हैव टू बी लाइक फुल थ्रॉटल। रिलक्टेंस टू इम्प्लीमेंट लेबर रिफॉर्म्स, दिस इज अ प्रॉब्लम। डिसीजन मेकिंग हमारे यहाँ स्लो होती है, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन नहीं होता, गवर्नेंस इनफेक्टिव होती है, गवर्नमेंट कई बार टाइमली कंट्रोल नहीं कर पाती, डिसीजन नहीं लेती, तो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स भी फेल हो जाते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन हम लेके आए गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। इसका भी एक वीडियो है टॉक सीरीज में, हैव अ लुक। तो गति शक्ति क्या बोला, सिंक्रोनाइज करो। बहुत अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, सबको एक सेंट्रल डैशबोर्ड बनाओ, कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग करो ताकि रिपीटेटिव वर्क नहीं हो, रिपीटेटिव डुप्लीकेशन ऑफ वर्क अवॉइड हो, वेस्टेज ऑफ मनी रिसोर्सेज अवॉइड हो। तो एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग हो, प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करें, हैपहैज़ार्ड नहीं कि स्टार्ट कर दिया वर्क देन प्लानिंग रीप्लानिंग, नो, प्लान वेल देन इम्प्लीमेंट क्विकली। एसेंशियल स्टेप्स इसमें फिर बताए, स्टॉक्स वगैरह देखो, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग रखो, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को भी अपडेट करो। आत्मनिर्भर में हम एम्फेसिस करेंगे, सेल्फ रिलायंट हमें होना है, इसीलिए हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स लेके आ रहे हैं। ये बड़े अच्छे कीवर्ड्स हैं आंसर्स के लिए। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हो, एक्सपोर्ट को एनकरेज करे, इसके लिए डीजीएफटी है, डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड, है ना। तो प्रोटेक्ट करें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को भी, रेमेडियल मेजर्स हो, जैसे कई बार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं। अनहेल्दी अगर कोई प्रैक्टिस कर रही है, फॉरेन कंट्री इंडिया में डंप कर रही है, तो हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएंगे अपने मार्केट को सेफगार्ड करने के लिए। काउंटर वेलिंग ड्यूटी होती है, ये सब ट्रेड प्रैक्टिसेस में भी वर्क है। सो द स्कोप ऑफ दिस आर्टिकल इज़ वेरी ब्रॉड, और जो यहाँ पे बताया है वो ये है कि आउट ऑफ द बॉक्स पॉलिसीज हम लाएं, इनिशिएटिव्स का एग्जीक्यूशन भी करें। ट्रेड, GS3 दिस इज इंपॉर्टेंट, एनएमपी गति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीडेड रिपील ऑफ आफ्स्पा नॉट रिग्रेट। अब जो कोई लॉ है अगर वो सिटीजन्स को ही हर्ट करने लग जाता है तो उस लॉ में दिस एक
रिकोर्स एक रिविजिट करना ज़रूरी होता है, चाहे वो आफ्सपा हो या फिर वो दिस सेडिशन का 124A। लूजिंग द आर्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, अब ये भी ज़रूरी है क्रिटिकल थिंकिंग हो, स्पेशली यू पीपल आर सो यंग। अभी आप ना बहुत कुछ देखना और सीखना बाकी है। अभी आप इस एग्ज़ाम को भी देखना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी आपको। अभी न्यूज़पेपर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नैरेटिव्स भी देखते हैं, पॉलिटिकल न्यूज़ भी देखते हैं, इकोनॉमी की भी न्यूज़ देखते हैं। व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ कि इस क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करो और जजमेंटल मत बनो कि ओपिनियन पास करने लग गए, दिस इज़ दैट। नो, अभी यू आर नॉट दैट क्वालिफाइड कि हम जैसे एक स्टूडेंट बोलता है आरबीआई शक्तिकांत दास साहब को नोज नथिंग। नो, इज वेरी सीनियर पर्सन। The point is, this is the time you learn and learn with open mind. Learn with open mind. Try to learn newer things, okay? And critical, ask questions पूछना जरूरी होता है। Go जो basic sources है, old school is good school, और हार्ड वर्क के लिए रेडी रहो। हार्ड वर्क का कोई एक्सक्यूज नहीं है, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, अभी नहीं तो बाद में। सो द पॉइंट इज डू इट नाउ, अभी ज़्यादा अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ओके? सो ये जो बात है पूरा यही है कि क्रिटिकल दिस थिंकिंग होना चाहिए, सवाल पूछने चाहिए दिस नई जनरेशन को। देन द फाइट ओवर कोल इन तेलंगाना, ओवर 6 million salaried jobs lost in this। अब ये बात है यूएन ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब सी यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज है वो एक रियलिटी है, बट इधर कुछ चीज़ें फोर्स्ड हो जाती है मतलब जैसे सीबीडीआर हो गया। सीबीडीआर नहीं है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो हमको बोलती है शिफ्ट करो ग्रीन टेक्नोलॉजी में, बट उसके लिए आप हमें टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र भी दो, आप हमें उसके पैसे भी दो, तब तो हम शिफ्ट कर पाएंगे। सो इफ़ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग अस दिस फंड्स, यू आर नॉट प्रोवाइडिंग अस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, बट एक्सपेक्टिंग अस टू दिस टेक ऑल द चेंजेस, अपना जो गोल है उसको हम फेस्ड आउट कर दें, तो ये एक स्क्यूड वर्ड हो जाएगा और हमारे प्रॉस्पेक्ट्स कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। तो यहाँ पे भी प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है कि हम कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करें। इंडिया ऑलरेडी इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में अपने कमिटमेंट्स दे रहा है एंड इंडिया इज़ डूइंग रियली गुड। इन सब चीज़ों में सीबीडीआर शुड बी द वे फॉरवर्ड। तो यही सब बातें हैं। इंडिया ने बोला क्लाइमेट चेंज है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। साहेल रीजन, अफ्रीका, इंडिया कमिटेड भी है, बट व्यूइंग कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू द प्रिज्म ऑफ क्लाइमेट चेंज भी हम समझते हैं। ओवर सिंप्लीफिकेशन और नैरेटिव भी नहीं होना चाहिए। और ये जो $1 ट्रिलियन का पैसा डेवलप्ड कंट्रीज ने बोला है, ये फंड्स प्रोवाइड कराना ज़रूरी है। तो COP26 में भी यही कहा कि सीबीडीआर करो। लीस्ट डेवलप कंट्रीज में कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। दिस शुड बी द टेनेट क्लाइमेट एक्शन का। तो दिस इज दैट। देन वाराणसी विल बी रोड मैप फॉर इंडिया। CGI bets for more women judge. Over half of UAPA detainees under 30. Now see, this is also one thing. ज़्यादातर जो डिटेनी UAPA के हैं ना वो स्कॉट फ्री हो जाएंगे, बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो ट्रॉमा है, व्हाट अबाउट दैट? 2-day conclave on commodities. Then दिस इज सेंटर गिविंग अनरियलिस्टिक RS नोट। अब सी ये है ED और CBI डायरेक्टर का लॉन्गर स्टिंट्स, 1 ईयर करके अप टू 5 ईयर 65 उनका ऐसे एक्सटेंशन हो जाएगा। ये कॉन्याक नागा है, डिमांड दैट आर्म्ड फोर्सेस कीप आउट ऑफ दिस। तो ये जो यहाँ पे केस हुआ, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी सेट करना ज़रूरी है। फोर्सेस से मिस्टेक हुई है तो वहाँ पे भी पनिशमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। फोर्टनाइट इमर्जिंग एविडेंस ऑन द ओमिक्रॉन वेरिएंट। तो अभी तो यही सीन लग रहा है कि ओमिक्रॉन फैल तो बहुत तेजी से रहा है, बट प्रोबेबली ये उतना डेडली नहीं होगा जितना डेल्टा था। क्या करना है हमें? अभी के लिए एक ही काम है, वैक्सीन नहीं लिया है तो वैक्सीन लगाइए, मास्क रखिए, फ्रेश एयर में रखिए, रूम और क्राउड्स को अवॉइड करिए। बी बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। एडल्ट फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं 55%। क्लैरिटी ऑन जॉब एंड बूस्टर डोज डिमांड कर रहे हैं। अब ये फाइजर बोल रहा है 90% इफेक्टिव है। ह्यूमन राइट्स कोर पार्ट होगा। देन ब्लिंकन, देन US ट्रूप्स, हाइती। अब सी RBI ushers in corrective action scheme to better control this NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इरेगुलरिटीज़ पास सम टाइम पे NBFCs में देखने को मिली है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो RBI का जो एक हैट होता है वो हैट होता है सुपरवाइजरी टूल। तो RBI सुपरविजन के लिए
एनबीएफसी के लिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क अनाउंस किया है। तो ये फ्रेमवर्क बैंक्स वगैरह के लिए, फ्रेमवर्क ऑल डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज में होगा, ऑल नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज में मिडिल अपर टॉप लेयर्स में होगा। उनका इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट वगैरह सब पे आरबीआई एक सुपरविजन रखेगा। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज जैसे कल आपने सेबी का नोट तैयार किया, कुछ टाइम पे आरबीआई भी देखेंगे। तो सेबी जैसे स्टॉक्स वगैरह मार्केट का एक वॉचडॉग है, तो आरबीआई इज ऑल्सो वन वॉचडॉग सारे मॉनेटरी बैंकिंग सिस्टम का। तो सुपरविजन इज रिक्वायर्ड। टाइम मैनर पे आरबीआई इंटरवीन कर सके अगर कोई इरेगुलरिटी हो यहाँ पे। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नवंबर के एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं। ब्राज़ील्स प्लेंट ऑन इंडियाज शुगर सब्सिडी, इंडिया की शुगर सब्सिडी और ब्राज़ील को भी दिस बाउल ऑफ शुगर बहुत प्रोडक्शन होता है ब्राज़ील में। इंडिया की जो सब्सिडी कल्चर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर इस पे सवाल उठते हैं कि ये डिस्टॉर्टिंग इन नेचर है वर्ल्ड ट्रेड पे। नेटफ्लिक्स ने रिड्यूस कर दिया है प्राइसेस, बट दिस इज नॉट द टाइम फॉर नेटफ्लिक्स। प्राइवेटाइजेशन टू रिजल्ट इन लॉस ऑफ बैंक जॉब्स, ASUS eyes 20% consumer PC market. Then this is sports. This is Harnaz Pe Kar Naz, universally loved Miss Universe 2021. The status of the Smart Cities Mission. अब सी स्मार्ट सिटीज मिशन काफ़ी जोर शोर से लॉन्च हुआ था 2015 में। 100 शहर ऐसे चुने गए थे जिसको स्मार्ट बनाया जाएगा। स्मार्ट का मतलब क्या होता है? वहाँ पे टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, लॉजिस्टिक्स अच्छा होगा, जो ईज ऑफ लाइफ है वो बेटर होगी। ये सारे पैरामीटर्स हम अपग्रेड करेंगे 100 शहरों में, इनको स्मार्ट बनाएंगे। 2015 से 2021 आ गया है, तो इस पे अभी एनालिसिस रिक्वायर्ड है। तो कितना वर्क हुआ, क्या और रिक्वायरमेंट है, प्लस स्मार्ट की डेफिनेशन भी चेंज हुई। जब से कोविड आया तो हमने कोविड के भी कुछ फैक्टर्स जैसे कि हेल्थ केयर वगैरह भी स्मार्ट सिटीज़ में इंक्लूड किए। टेक्नोलॉजी इंसेंटिव्स यहाँ पर हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, अर्बन डेवलपमेंट है। द पॉइंट इज कि स्मार्ट सिटीज़ में और क्या बेटर किया जा सकता है। दो चीज़ होती है। अर्बन जो होता है ना, अर्बन में ऑलरेडी हमारी पॉपुलेशन इज गोइंग टू राइज। जब से माइग्रेंट इशू आया तब से हमने देखा अर्बन जो पुअर्स हैं और अर्बन जो ईज ऑफ लिव है वहाँ पे लाइफ की जो क्वालिटी है वो सीवियरली एट टाइम्स कॉम्प्रोमाइज नज़र आती है। और रूरल एरिया में तो बहुत सारे सेफ्टी नेट्स होते हैं, बट अर्बन में सेफ्टी नेट्स नहीं होते। तो जो अर्बन प्लानिंग है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अर्बन प्लानिंग में हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी अर्बन एरियाज में एड्रेस करना ज़रूरी है। प्लस जो आने वाले चैलेंजेस हैं जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होती है, इन चीज़ों को भी वेल प्लान्ड वे में बनाना ज़रूरी होता है। तो यही चीज़ें हैं यहाँ पे। स्मार्ट सिटीज़ ने प्रोग्रेस तो किया है, बट एट टाइम्स मच टू बी डिज़ायर्ड। स्पेशल पर्पस व्हीकल्स भी बनाए, चैलेंजेस भी आए यहाँ पे। चैलेंजेस कैसे आए? जैसे एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, टेम्परेचर, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ती जा रही है। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहर ही डूब जाते हैं अपने। देन प्रोजेक्ट फाइनलाइजेशन वगैरह में भी एट टाइम्स डिफ़िकल्टी होता है। कुछ ये सेंटर्स हुए स्मार्ट सिटी में। सो दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक कितना हमने अचीवमेंट किया एंड क्या ऑल रिक्वायर्ड है। जब भी अर्बन प्लानिंग और स्मार्ट सिटीज़ की बात आती है तो दिस इज़ गुड। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज का यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब ये जो एसडीजीज है ना, 17 के 17 एसडीजीज टिप्स पे याद रखिए एंड यूज देम फ्रिक्वेंटली। अब तो द आइडिया इज सेंटर ने 100 2015 से सिटीज़ सेलेक्ट किए थे। अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने यहाँ पे ये डेटा रखा। स्मार्ट cities have been critiqued as being distanced from elected democratic institution many a times। जैसे हमने डाइवर्सिटी की बात किया, हमारे यहाँ शहर भी अलग है। कोलकाता सिटी इज़ अ वेरी डिफरेंट सिटी देन दिल्ली। तो जो यूनिक रिक्वायरमेंट है सिटी की उसको एड्रेस करना ज़रूरी होता है। दिस इज़ द मैसेज। तो इसी से रिलेटेड हम ये सवाल तैयार करेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड अर्बन प्लानिंग? ये बहुत हाई यील्डिंग सवाल है और इस पे सवाल पे ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए। अर्बन प्लानिंग क्या होता है, इसके एसेंशियल फीचर्स क्या होते हैं, क्या होने चाहिए। तो थिंक, इसके आपसे पूछा गया है, ओपन है पूरा आपका दिस फील्ड, क्या एसेंशियल फीचर्स होने चाहिए। थिंक अर्बन प्लानिंग में क्या एसेंशियल फीचर्स होने चाहिए और इसको डिस्कस करिए इन द बैकड्रॉप ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन। तो अगेन दिस इज़ वेरी वेरी हाई यील्डिंग क्वेश्चन। थिंक इसमें और क्या क्या चीज़ें आ सकती है अर्बन प्लानिंग में। जो करंट अफेयर्स की लेयर्स हैं वो भी यहाँ पे डालिए। जो अर्बन चैलेंजेस क्या आ रहे हैं अर्बन प्लानिंग,
एसेंशियल फीचर्स और स्मार्ट सिटी मिशन, 3 पिलर है इस सवाल के। ओके, देन मेकिंग अ केस फॉर दिस डीक्रिमिनलाइजेशन, एनडीपीएस एक्ट है। अब यहाँ पर ये सवाल है कि जैसे नारकोटिक्स वगैरह में है, इफ somebody is caught in this or somebody is having this difficulty, तो क्या उसको एज अ पेशेंट ट्रीट नहीं करना चाहिए? पेशेंट मतलब अगर somebody is into this narcotics, तो already that person is suffering. So the point is, shouldn't we have this provision of rehabilitation and all? इस बात पे अभी सवाल उठ रहे हैं। रिकमेंडेशंस जो थी कि डीक्रिमिनलाइज करें पोजेशन कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ड्रग्स, या फिर यहाँ पे जो है उनको रिहैबिलिटेशन कैसे दें, उन्हें हेल्थ केयर, डी एडिक्शन कैसे कराएं। बिकॉज इन दी एंड क्या होता है कि जो भी पनिशमेंट भी मिलता है, जो क्राइम रिलेटेड पनिशमेंट भी मिलता है, तो पनिशमेंट क्यों दिया जाता है? पनिशमेंट दिया जाता है, पहला रीज़न होता है जस्टिस होना चाहिए, दूसरा रीज़न होता है कि वहाँ पे रिफॉर्म होना चाहिए। केवल 2 ही पर्पज़ होता है। पनिशमेंट कभी भी रिवेंज के लिए नहीं दिया जाता है। पनिशमेंट हमेशा जस्टिस और रिफॉर्म, मतलब जिसने गलती की उसको एहसास हो और वो करेक्ट करे। डी एडिक्शन और रिहैबिलिटेशन, दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। द ट्रूथ अबाउट जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, अब इसमें ये लिखा है कि ये भी कोई पेनेशिया है नहीं, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में भी चैलेंजेस आते हैं। व्हाट इज दिस ZBNF? तो ये पॉपुलराइज किया था मिस्टर सुभाष पालेकर ने। इन्होंने ये बताया कि सॉइल में सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स को ज़रूरत है, तो जस्ट नीड्स टू हैव इंटरमीडिएशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब हम बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ नहीं करें, जो नेचुरली जो क्रॉपिंग हो रही है वो बेटर है। 4 व्हील्स हैं, पहला तो है जैसे बीज अमृत, जीव अमृत, मल्चिंग और दिस वहा पासा। तो 3 मेथड्स है इंसेक्ट्स, पेस्ट मैनेजमेंट वगैरह की, कुछ टेक्निकल टर्म्स के थ्रू उन्होंने बताया जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको उन्होंने फॉर्मुलाइज किया कि इससे लेबर कॉस्ट भी कम होगी, काउज वगैरह भी दिस बेटर वहाँ पे मेंटेन हो पाएगा, कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। सो द पॉइंट इज दिस ZBNF इज सपोज टू बी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, सस्टेनेबल। अब बात ये आती है, यहाँ पर भी ये जो पॉलिसी है इसमें साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, और जो एंटी साइंस पॉस्चर है उसको ब्लाइंडली यहाँ पे हम अवॉइड कर सकते हैं। सो दिस इज जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। इस आर्टिकल में कुछ बात लिखा है, बट इन जनरल भी ये आर्टिकल हमने बहुत बार देखा है इस वर्ड को, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन द जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ये क्यों ज़रूरी है? बिकॉज फार्मर्स प्रोटेस्ट, फार्मर्स इनकम, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्लाइमेट रिजाइलेंट इंफ्रा, ये सब बजवर्ड बने हुए हैं। तो फार्मिंग के लिए हमें 2 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो फार्मिंग मतलब एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बनाओ सबसे पहले तो, और दूसरा इसको इकोलॉजिकली सस्टेनेबल बनाओ। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन द जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। What all steps should be taken to make farming ecologically and economically sustainable? ये 2 कीवर्ड्स याद रखने हैं, इकोलॉजिकली एंड इकोनॉमिकली सस्टेनेबल। तो पहले ये बताइए क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल बेसिक फैक्ट्स। फिर आप इस सवाल पे सेकंड पार्ट पे आइए कि फार्मिंग एग्रीकल्चर को इकोलॉजिकली और इकोनॉमिकली सस्टेनेबल कैसे बनाए। अब इसमें आपको सॉल्यूशंस बताने, गवर्नमेंट के सॉल्यूशंस बता सकते हो, टेक्निकल बता सकते हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी टाइप, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, मैनेजमेंट आ सकता है, पीपल्स मूवमेंट आ सकता है, पॉलिटी आ सकता है, थिंक। बहुत सारे जो ट्रेडिशनल हैं हमारे जो तरीके हैं फार्मिंग के, वो भी आप लिख सकते हो, थिंक। सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन फॉर टुडे। अब अंडरस्टैंडिंग नागालैंड, नागालैंड को भी बहुत समझना ज़रूरी है, एंटायर नॉर्थ ईस्ट को। सो दैट इज़ वाई हमने नॉर्थ ईस्ट पे एक आंसर राइटिंग भी किया है। देन दिस इज नॉर्वे का मैग्नस कार्लसन, ही इज अ जीनियस चेस चैंपियन। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। ये 2 सवाल हैं, पहला है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, और दिस इज अर्बन प्लानिंग इन स्मार्ट सिटी मिशन एंड एसेंशियल फीचर्स ऑफ अर्बन प्लानिंग। ऑलराइट, so this is 15th of December 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.